नमस्कार, आमने सामने में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं राजस्थान के पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री श्री राजेंद्र राठौड़। राठौड़ साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है ईटीवी के स्टूडियो में और इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीपाल जी, आपसे पहली बार रूबरू होने का मौका मिल रहा है ईटीवी के इस मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बतौर ग्रामीण विकास मंत्री आपसे बातचीत हो रही, लेकिन पिछले 3 साल से आप राजस्थान की स्वास्थ्य सेवाओं को देख रहे थे और माना ही जा रहा है कि उसमें आपको विफल होने की वजह से विभाग बदल दिया गया। खासतौर पर कांग्रेस का ये आरोप। प्रतिपक्ष का आरोप निराधार है। राजस्थान के अंदर प्रतिवर्ष स्वास्थ्य सेवाओं का मानदंड और मापदंड कैसा रहा, ये निर्भर करता है हमारे हेल्थ इंडिकेटर कितने इम्प्रूव हुए, हमारे स्वास्थ्य सूचांक में कितनी प्रगति हुई। और तीनों साल जो एसआरएस का सर्वे है वो ये कह रहा है हमारी शिशु मृत्यु दर कमी आई, हमारी मातृ मृत्यु दर कमी आई और हमारे संस्थागत प्रसव बड़ी संख्या में बढ़े हैं। आज राजस्थान के अंदर प्रतिदिन 17,000 सरकारी संस्थाएं हैं जो उपकेंद्र से लेकर सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज तक काम कर रही है। प्रतिदिन 2.5 लाख लोग आउटडोर में आ रहे हैं, 15,000 लोग प्रतिदिन इंडोर में भर्ती हो रहे हैं। इतना बड़ा इजाफा ये बता रहा है कि राजस्थान के अंदर सरकारी संस्थानों के प्रति लोगों के अंदर एक विश्वास जागृत हुआ है बेहतर इलाज का। अगर पिछली सरकार की मैं तुलना करूं तो पिछली सरकार के अंदर आउटडोर 80,000, 82,000, 85,000 था, जो आज 2.5 लाख तक पहुंचा है। उसका कारण तो ये भी माना जा रहा है कि जो मुफ्त चिकित्सा योजना है, आपकी मुफ्त दवाई है, उसकी वजह से जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ से भी लोग आने लगे। निश्चित तौर पर राजस्थान वो जगह बन गया, डेस्टिनेशन बन गया जहाँ सबसे सस्ता इलाज होता है। मुफ्त दवा योजना, मुफ्त जांच योजना पिछली सरकार ने चलाई, फिर एक जुमला फेंका कि हम इसको बंद करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने इसको बेहतर किया, 40 करोड़ रुपये में इसका बजट का इजाफा किया और इसके साथ भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना जैसी सौगात राजस्थान को दी। आउटडोर में बढ़ोतरी में इसका सहयोग मैं मानता हूँ, परंतु उसके पास भी जब भी गुणात्मक सेवाओं में वृद्धि होती है, लोग आते हैं खींचे हुए उन सेवाओं का लाभ लेने के लिए। अच्छा, आपके पास अब जिम्मा है ग्रामीण विकास मंत्रालय का, पंचायत राज मंत्रालय का, साथ में आप संसदीय कार्य मंत्री भी हैं। तो बजट सत्र शुरू हो रहा है, इस बार हमले भी काफ़ी होंगे। आपकी पार्टी के अंदर से भी विरोध की बातें आने लगी है, घनश्याम तिवारी लगातार मुखर हो रहे हैं, विपक्ष भी निशाना बनाने की कोशिश करेगा। राजस्थान विधानसभा में मेरे संसदीय अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि सबसे छोटा और सबसे बटा हुआ प्रतिपक्ष अब है। 22 की संख्या में भी इनके 4 अलग अलग नेता 4 अलग अलग कोण में खड़े रहते हैं। इसीलिए आज तक वो हमेशा बहस से बचने का काम करते हैं। शोरगुल से सरकार पर किसी प्रकार का दबाव वो नहीं बना सकेंगे, ये पहले भी उन्होंने करके देख लिया। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बात है, पूरा विधायक दल के नेता वसुंधरा जी के पीछे बड़ी मजबूती से खड़ा है। घनश्याम जी निसंदेह हमारे वरिष्ठ विधायक हैं। हम तो विश्वविद्यालय में पढ़ा करते थे, तब मंचों से अनुशासन की बात उनको कहते हुए सुना करते थे। अब अनुशासन की इस लक्ष्मण रेखा के अंदर वो कब इसको लांग रहे हैं, उनको खुद को ही सोचना चाहिए। और मैं समझता हूं कि इस बात पर टीका टिप्पणी मुझसे बेहतर हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय कर सकते हैं, हमारी मुख्यमंत्री कर सकती हैं। परंतु ये स्पष्ट है कि ये पार्टी अनुशासनबद्ध कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इस पार्टी के अंदर अनुशासनहीनता चली नहीं है, चलेगी भी नहीं। निश्चित रूप से कैडर बेस्ड पार्टी है, अनुशासन इसकी सबसे बड़ी पूंजी है, लेकिन लगातार सत्ता की सलीब पर चढ़ रहा है आपका अनुशासन। मैं ये नहीं मानता कि अनुशासन सत्ता की सलीब पर चढ़ रहा है। हाँ, यदा कदा व्यक्तिगत मतों को सार्वजनिक मंचों से जाहिर कर देना, वे अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। हमारे कुछ मान्य 1-2 विधायकों ने इस प्रकार की बात कही है, उनसे बात भी हुई है, उनसे समझाइश भी हुई है। उन्होंने ये वादा भी किया है कि भविष्य में इस प्रकार का करते वो नहीं करेंगे। आपकी भूमिका संकट मोचक की रही है, खासतौर पर जब संसदीय कार्य होते हैं, सदन चलता है उस वक्त। नहीं, संकट मोचन नहीं, संसदीय कार्य मंत्री के रूप में मेरी संवैधानिक जिम्मेवारी है कि संसद और विधानसभा के अंदर सभी जगह संसदीय कार्य मंत्री जिम्मेवार माने जाते हैं। उसी नाते मेरे कर्तव्य का निर्वहन करता हूं। विधानसभा चले, इस बार विधानसभा का सत्र, बजट सत्र का आगाज हो चुका है, नोटिफिकेशन निकल चुका है।
मैं तो प्रतिपक्ष से कहूँगा, आओ हम मिलकर सार गर्भित तर्कों के आधार पर चर्चा करें। इससे बड़ा मंच कोई नहीं है, परंतु कुतर्क करके, शोर शराबा करके, लंग्स पावर का इस्तेमाल करके और विधानसभा को बाधित करना, ये वर्तमान में कांग्रेस के प्रतिपक्ष में बैठे हमारे विधायक दल की, कांग्रेस विधायक दल की आदत में शुमार हो गया है। अच्छा, वसुंधरा जी के जो पहला शासन था उसमें माना जाता था कि आप नंबर 1 मंत्री हैं, उनके सबसे पसंदीदा मंत्री हैं। अब कुछ अलग तरह के संदेश जाते हैं। नहीं, वसुंधरा जी नंबर 1 है हमारी, इस पूरे राजस्थान में हमारी नेता के रूप में नंबर 1 है, हमारी मुख्यमंत्री के रूप में नंबर 1 है। देश के अंदर सोशल मीडिया से ये बात परिलक्षित होती है कि सबसे ज़्यादा लाइक्स उनके हैं, इसलिए वो नंबर 1 है। और उसके बाद हम सब लोग मंत्री हैं जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करते हैं। इसमें नंबर 1 नंबर 2 कोई नहीं, सारी नंबर 1 है। बातचीत का सिलसिला अभी जारी है, आप देखते रहिए आमने सामने। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ आमने सामने में है श्री राजेंद्र राठौड़। राठौड़ साहब, बात चल रही थी नंबर 1 की, जो लगातार संदेश जा रहे हैं, जो संकेत जा रहे हैं, उससे लग रहा है कि जो एक भरोसा था वो कहीं न कहीं उसमें दिक्कत आई है। मैं नहीं समझता कि हमारी नेता का भरोसा मुझसे कुछ अलग हुआ है या टूटा है। अगर भरोसा नहीं होता तो ग्रामीण विकास, पंचायती राज जैसा भारी भरकम ये विभाग मुझे यह कहकर नहीं सौंपा जाता कि राजस्थान की 70% से ज़्यादा आबादी गांव में रहती है। गांव के अंदर आधारभूत संरचनाओं को ले जाने से लेकर ग्रामीण व्यक्ति का जीवन स्तर ऊंचा हो, इस परिकल्पना को पूरा तुम करो। मैं समझता हूं कि मुझे ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा जिम्मेवारी दी गई है। रिवार्ड कह सकते हैं आप? निश्चित तौर पर आज राजस्थान में गांव के विकास की जिम्मेवारी देना अपने आप में रिवार्ड ही है। अच्छा, ये रिवार्ड मिलने के बाद में आप क्या देने जा रहे हैं राजस्थान की जनता को? मुख्यमंत्री जी ने जो भरोसा किया, निश्चित तौर पर मैंने जब से विभाग संभाला है, मैंने लक्ष्य निर्धारित किया है कि राजस्थान के गांव में योजनागत रूप से विकास हो, राजस्थान के गांव में मास्टर प्लान बनाकर उस योजना से विकास हो, राजस्थान के गांव के अंदर ग्राम पंचायत मुख्यालय से हम एक स्मार्ट विलेज की यात्रा शुरू करें, एक आधुनिक विलेज की यात्रा शुरू करें, क्योंकि लगातार शहरीकरण बढ़ता जा रहा है। गांव से आधारभूत आवश्यकताएं कमी होने के कारण लगातार लोग शहर की ओर भागते हैं। हम वो सारी चीज़ों को पूरा करना चाहते हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर ग्राम पंचायत को गौरव पथ से जोड़ा है। आज मुख्यमंत्री जी ने हर ग्राम पंचायत में हायर सेकेंडरी स्कूल किया है, और अब हम हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर अच्छा ग्रामीण उद्यान हो, अच्छी स्ट्रीट लाइट हो, बच्चों के लिए अच्छा ओपन जिम हो, इस प्रकार की परिकल्पनाओं को हम इस बार बजट के बाद इसको पूरा करने का काम हम करेंगे। मुख्यमंत्री जी को एक कंसेप्ट पत्र हमने प्रस्तुत कर रहे हैं, उसी के अनुसार राजस्थान के अंदर कुछ नवाचार हो, कुछ नया हो, स्वावलंबन से लेकर ग्रामीण जन किस प्रकार गांव में रहते हुए अपनी बेहतरी जिंदगी को जी सकेगा, इस परिकल्पना को हम पूरा करने के प्रयास में हैं। केंद्रीय बजट में मनरेगा का बजट बढ़ा है, यहाँ पर जल स्वावलंबन को लेकर बड़ा काम हो रहा है, दोनों को किस तरह से जोड़ेंगे आप? हमारे केंद्रीय बजट के अंदर मनरेगा के अंदर एक साथ 2 उछाल आया है। 36,000 करोड़ के बजट को 48,000 करोड़ किया गया है, तो निश्चित तौर पर राजस्थान को फायदा होगा। अभी राजस्थान का अभी पूरा मूल्यांकन जब हुआ, नरेगा के अंदर सबसे ज़्यादा मैंडेज कहाँ क्रिएट हुए, कहाँ गरीब आदमी को सबसे ज़्यादा रोजगार के साथ मनरेगा जुड़ा, उसका नाम है राजस्थान, जो पहली पायदान पर है। हमने सामग्री मद में और हमने श्रम मद के अंदर राजस्थान में खूब नरेगा के अंदर काम किए हैं, और विशेष तौर पर नरेगा के साथ जो कैटेगरी 4 है इंडिविजुअल बेनिफिशरीज के लिए, कैटल शेड हो, चाहे उसका टांके का निर्माण हो, कई इस प्रकार की योजनाएं हैं जो उस व्यक्ति के लाभकारी योजना है, उनके अंदर भी राजस्थान नंबर 1 पर है। इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। आपने जल स्वावलंबन का सवाल किया है, ये परिकल्पना है आज दुनिया के विशेषज्ञों की, जब कभी भी दोबारा विश्व युद्ध हुआ तो उसका कारण होगा जल। जल लगातार कम होता जा रहा है, विश्व मंच पर इसकी चिंता व्यक्त की जा रही है, और इसी चिंता के साथ अपनी चिंता मिलाते हुए मुख्यमंत्री जी ने एक अभियान छेड़ा है। ये कार्यक्रम नहीं है, कार्यक्रम सरकार का होता है, अभियान जनता जुड़ती है, और ये कारवां जुड़ भी गया। राजस्थान के अंदर दूसरा चरण का आगाज हो चुका है। राजस्थान के अंदर
1,36,000 हम वाटर पॉन्ड्स बना रहे हैं, टैंक बना रहे हैं, वाटर स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और उनके साथ 75 लाख पेड़ लगाने का काम भी एक लक्ष्य के साथ हमने लिया है। और खुशी इस बात की है कि राजस्थान के अंदर अब तक सिर्फ सेफ जोन जिसको हम कह सकते हैं वो 25 थे, उनकी संख्या पहले चरण की सफलता के साथ 50 हो गई, तो दूसरा चरण के अंदर भी बहुत अच्छा काम होगा और 21,000 गाँव तक हम अगले चरण के अगले वर्ष तक जाएंगे। राजस्थान के अंदर एक नई जल क्रांति को राजस्थान बढ़ रहा है। अच्छा, आपकी जो विभाग है ग्रामीण विकास विभाग, उसके डूंगरपुर बांसवाड़ा में जो काम हो रहे हैं उनको लेकर देश भर के कई लोग आ भी रहे हैं, एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, कई प्रशासनिक अधिकारी उसकी स्टडी करने आ रहे हैं। क्या डूंगरपुर बांसवाड़ा से निकल करके भी कोई काम इस तरह के होंगे? डूंगरपुर के अंदर एक बड़ा नवाचार हुआ है। वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप ने सोलर एनर्जी के अंदर एक सोलर पंप को बनाने का काम किया। वहाँ हमारे जो स्किल अपग्रेड करके जिन लोगों को इस काम के साथ जोड़ा, उनका सोलर पंप इस हिंदुस्तान के अंदर सबसे सस्ता सोलर पंप और सबसे टिकाऊ सोलर पंप के रूप में हुआ। अब वो सोलर पैनल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जो आज की आवश्यकता है। इसलिए ये एक ऐसा मॉडल बना है डूंगरपुर में जहां हम कह सकते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं का निश्चित तौर पर महिला स्वावलंबन के उस कल्पना को पूरा करने का काम कर रहा है। इसीलिए आज उसको स्टडी करने के लिए कई विश्वविद्यालय के दल भी आ रहे हैं, कई केंद्र सरकार की टीम भी आई है। हम इसको रिप्लिकेट करेंगे। हमारा लक्ष्य अब बांसवाड़ा में हमने इस काम को प्रारंभ किया है और उसके बाद हम पहले आदिवासी, क्योंकि इसमें सारी आदिवासी महिलाएं हैं, आदिवासी क्षेत्र में इसको आगे बढ़ाएंगे। फिर मरुस्थल के अंदर जो हमारी डिफिकल्ट एरिया है उसमें महिला स्वावलंबन किस प्रकार किस किस काम के साथ हो सकते हैं, ये राजस्थान उसमें पहले स्थान पर है। अच्छा, आप 3 साल की जो कामकाज है उसको किस तरह से लेते हैं? क्योंकि विपक्ष का कहना है कि 3 साल में सिर्फ वक्त गुजारने के अलावा कुछ नहीं हुआ। 3 साल इस सरकार के बेमिसाल रहे। स्थायी परिसंपत्तियों को अर्जन करने के अंदर सरकार अपने पहले स्थान पर रही। स्वावलंबन विशेष तौर पर बेरोजगारों में आजीविका और दूसरे हमारे मिशन के साथ जोड़कर 10 लाख से ज़्यादा लोग स्वावलंबित हुए। हमारी शिक्षा का एक तरह से गुणात्मक शिक्षा की ओर हम बढ़े और इसीलिए पिछले एक सत्र के अंदर जब देखें तो 9 लाख से ज़्यादा नामांकन हुआ। विपक्ष के पास सिर्फ बात कहने को है। अगर विपक्ष के पास कोई तर्क है, आओ राजस्थान की विधानसभा में मेरी चुनौती है विपक्ष को, आओ हमारे साथ बहस करो ना, हम बताएंगे कौन से क्षेत्र में वसुंधरा जी के नेतृत्व में राजस्थान ने छलांग नहीं लगाई है। लेकिन विपक्ष को लगता है कि जिस तरह का मैंडेट आपको मिला, बहुमत मिला, उसके हिसाब से कामकाज हो नहीं पा रहा है और ऐसा लग रहा है कि एक टाइम बाय करने की कोशिश हो रही है। नहीं, टाइम बाय करने की नहीं। मैं समझता हूँ कि जितने राजस्थान की तकदीर और तस्वीर बदलने की कल्पना को जो मूर्त रूप देने का काम वसुंधरा जी जिस तेजी से कर रही है, आज कई चीज़ों के अंदर, आज सोलर ऊर्जा के उत्पादन के अंदर राजस्थान पहले पायदान पर आ गया। आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के लिए भामाशाह जैसा मंच मिला और राजस्थान पहले स्थान पर आ गया। आज भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना इस देश के अंदर सबसे व्यापक अगर उसका दायरा है तो उसका है। राजस्थान के 67% लोग उस दायरे में आए हैं। 1700 बीमारियाँ और 661 प्राइवेट हॉस्पिटल, 30,000 से 3 लाख तक का लाभ गरीब आदमी को। ये योजनाएं ये मुंह बोलकर कह रही है कि राजस्थान के अंदर हर क्षेत्र के अंदर प्रगति हुई है। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। आप देखते रहिए आमने सामने। आमने सामने में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे साथ हैं राजस्थान के पंचायत राज मंत्री श्री राजेंद्र राठौड़। राठौड़ साहब, आरक्षण का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर है। गुर्जर आरक्षण को लेकर लगातार आंदोलन होते रहे हैं। पिछली जो सरकार थी वसुंधरा सरकार, उसमें भी कहा जाता है कि बहुमत के करीब आते आते आप सिर्फ इसलिए बच गए या सत्ता में नहीं आ पाए क्योंकि गुर्जर आरक्षण का मुद्दा उस वक्त चरम पर था। एक बार फिर वही हालात बन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में यथास्थिति के आदेश हो गए। गुर्जर न माया मिली न राम वाली स्थिति में पहुंच गए। एसबीसी को आरक्षण मिले इसके लिए सरकार कटिबद्ध है। वसुंधरा जी ने 2008 के अंदर पहली बार अति पिछड़ा वर्ग के रूप में 5% और आर्थिक पिछड़ा वर्ग के रूप में 14% आरक्षण देने की व्यवस्था की। एक विधेयक हम राजस्थान की विधानसभा में लेकर आए और उसके बाद उस विधेयक के अनुसार हमने जब सारी कार्रवाई प्रारंभ की तो कालांतर के अंदर माननीय उच्च न्यायालय ने स्थगन दिया। उसके पश्चात पूर्ववर्ती कांग्रेसी सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की।
उन्होंने पिछली सरकार के समय में एक जो माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए थे जो क्वांटिफाइबल डेटा के लिए, वो स्टडी भी पूरी नहीं करवाई। और उसी के कारण से जब दोबारा हम लेकर आए हैं अलग अलग बिल, और उस बिल के आधार पर पहली बार इस राजस्थान के अंदर अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को, लगभग 3000 लोगों को अलग अलग विभागों में नौकरी भी मिली। लगभग 28,000 हमारे गुजर, रायका और इस अति पिछड़ा वर्ग के लोगों के बच्चों को अलग अलग संस्थाओं में प्रवेश भी मिला। अब माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आया है, उच्च न्यायालय के फैसले का हमने अध्ययन किया है, हम सर्वोच्च न्यायालय के अंदर अपील में गए हैं और प्रसन्नता इस बात की है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपील को स्वीकार किया है कि उसके अंदर कुछ कानूनी मुद्दे हैं। हम पूरे पुरजोर तरीके से देश के सर्वोच्च लॉ ऑफिसर जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं उनको, उनकी अगुवाई के अंदर हम इस लड़ाई को, वैधानिक लड़ाई को लड़ रहे हैं। गुजर समाज इस हमारी बात को समझ रहा है, वो हमारे साथ है और निरंतरता से एक कैबिनेट सब कमेटी जो माननीय समाज कल्याण मंत्री अरुण चतुर्वेदी और हेम सिंह जी बढ़ाना और मेरी बनाई हुई है। हम हर महीने के अंदर गुजर समाज के लोगों के साथ मिलते हैं, आज क्या स्थिति है उसके बारे में बताते हैं। हम तमाम कानूनी पेचीदगियों को दूर करके और इस समाज को आरक्षण देने के लिए कटिबद्धता से आगे बढ़ रहे हैं। आपको लगता है, आप कानून मंत्री भी रहे हैं और जो इंदिरा साहनी का मामला है, सुप्रीम कोर्ट की जो नज़ीर है 50% की, उसको पार करके आप किस तरह से आरक्षण दे पाएंगे? इंदिरा साहनी के प्रकरण के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि विशेष कार्य होने पर, विशेष परिस्थिति होने पर हम इस 50% के आरक्षण की परिधि को लांघ सकते हैं। ये आरक्षण 50% आरक्षण आगे नहीं बढ़े, ये कोई लॉ नहीं है। इसलिए हमने विशेष परिस्थितियों के बारे में क्वांटिफाइबल डेटा के आधार पर ये सिद्ध करने की कोशिश की कि भाई ये विशेष परिस्थितियाँ, ये समाज अत्यंत पिछड़े हुए हैं, इनको आरक्षण की आवश्यकता है। और पूरा अध्ययन करने के पश्चात इंदिरा साहनी, नागराज और जितने भी प्रकरण थे उनका अध्ययन करने के पश्चात, पूरी वैधानिक राय कर लेने के पश्चात हमने इस बिल को हम लेकर आए हैं और मैं समझता हूं कि कानूनी लड़ाई के अंदर राजस्थान की सरकार जीतेगी। अच्छा, आर्थिक पिछड़ा जो आरक्षण है उसको लेकर भी सवाल खड़े होते रहे। आर्थिक पिछड़ा आरक्षण को लेकर पिछली सरकार ने कुछ काम नहीं किया। हमने आर्थिक पिछड़ा आयोग बनाया है। आर्थिक पिछड़ा आयोग ने, चूंकि माननीय उच्च न्यायालय ने कहा था क्वांटिफाइबल डेटा के बिना आप इस आरक्षण को लागू नहीं कर सकते, तो उस सारे मापदंड और मानदंड को पूरा करने के लिए आर्थिक पिछड़ा आयोग ने अपना दौरा प्रारंभ कर दिया है। आर्थिक पिछड़ा आयोग से जल्दी हम रिपोर्ट लेंगे। रिपोर्ट के आधार पर हम इसको पुनः विधानसभा में रखकर और पुनः अगर जरूरत पड़ी तो हम पुनः इनेक्ट करेंगे। लेकिन संविधान में तो इस तरह का प्रावधान नहीं है कि आप संविधान में बहुत पहले नरसिम्हा राव ने इस चीज़ का प्रयास किया था, प्रधानमंत्री महोदय ने, और उसके पश्चात माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने एक वीपी सिंह आयोग बनाया था। अलग अलग कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, ये महसूस कर रही है कि आर्थिक आधार पर पिछड़ा को आरक्षण दिया जाए। हालांकि संविधान के हमारे आर्टिकल्स बने पर संविधान का जो प्रियम्बल्स है, जो संविधान की प्रस्तावना है, उसके आधार पर हमने इस आर्थिक पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की बात कही और सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने कह रखा है कि एक मामले में कि ये प्रियम्बल्स, ये प्रस्तावना इस संविधान की मूल आत्मा है, तो मूल आत्मा के आधार पर हमने काम किया। अच्छा, 3 साल के कामकाज का जब आकलन होता है, विपक्ष निश्चित रूप से ये बताता है कि बदहाल रहा राजस्थान, आप कह रहे हैं कि बेमिसाल काम हुआ। बतौर मंत्री आप अपना इंडिविजुअल असेसमेंट कैसे करते हैं? 100 में से कितने नंबर देते हैं आप? मैं समझता हूं कि बतौर मंत्री मैं मेरा खुद का मूल्यांकन खुद करूं, अपने मियाँ मिट्ठू मुंह से बनना ठीक नहीं है। ये जनता है, इस जनता जनार्दन का रूप है, इस ईश्वर के रूप से जो बात निकलती है वही हमारे नंबर होंगे। परंतु मुझे संतोष है कि जो काम मुझे दिया गया बतौर चिकित्सा मंत्री के और बतौर ग्रामीण विकास मंत्री के, उस काम को मैंने बड़ी निष्ठा से करने की कोशिश की है। और काम कैसा हुआ, क्या काम में रही, देखिए जब से सिरपाल जी सृष्टि बनी है तब से लोगों के विचार भी आए, लोगों के सामने समस्या भी आई, समस्या का समाधान भी हुआ, पर कई समस्याएं, कई बातें किसी न किसी रूप में आती रहती है, तो ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। बात यह है कि सरकार की चलाने वाले लोगों की नीति और नीयत कैसी है। मैं ये कह सकता हूँ कि सरकार की मुखिया, हमारे संगठन, सबकी नीति और नीयत साफ है, गरीब में गणेश को देखकर आगे सेवा करें। अच्छा, विपक्ष नीयत पर भी सवाल खड़े करता है और नेतृत्व को लेकर के भी अब कई सवाल खड़े होते हैं कि
उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद परिस्थितियां बदल सकती है? उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये इस प्रकार की प्रतिध्वनि सुनाई दे रही है। पर उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद राजस्थान के अंदर कोई परिस्थितियां नहीं बदलेगी, क्योंकि स्वराज संकल्प यात्रा के माध्यम से राजस्थान के जन जन ने माननीय वसुंधरा राजे के नेतृत्व पर मोहर लगाई है। इसलिए कोई ये सोचे कि उस उत्तर प्रदेश के चुनाव का प्रभाव राजस्थान की राजनीति में आएगा, नहीं आएगा, मेरी राय, निजी राय के अनुसार। तो ये थे राजस्थान के ग्रामीण और पंचायत राज मंत्री श्री राजेंद्र राठौड़, जिनके मुताबिक नीयत तो सरकार की सही है ही, नेतृत्व भी बेहतर तरीके से काम कर रहा है। आमने सामने में अगले सप्ताह फिर एक शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। तब तक इजाज़त दीजिए, नमस्कार।